नमस्कार। डीपीआरओ प्रिपरेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेपर 3 की, जिसमें समसामयिक घटनाओं का सामान्य ज्ञान की बातें होंगी। और जो टॉपिक है आज का हमारा, वह है बहुत ही ज़्यादा चर्चित CAA, NPR और NRC। इस पर जो प्रश्न है वह इस प्रकार कि CAA, NPR और NRC का विस्तार से चर्चा करते हुए इनका मूल्यांकन करें। यह पेपर 3 के लिए दूसरी वीडियो है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि DPRO तैयारी के लिए एकमात्र YouTube चैनल है क्लास विद आलोक पघारी। तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको अलग अलग पेपर एवं अलग अलग टॉपिक से संबंधित वीडियो मिलती रहे। तो आज का प्रश्न है CAA, NPR और NRC का विस्तार से चर्चा करते हुए इनका मूल्यांकन करें। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इसे छोटे छोटे टॉपिक में बांटेंगे, जो टॉपिक इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भूमिका के बाद CAA का परिचय, फिर NPR का परिचय और फिर NRC का परिचय बारी बारी से करेंगे। उसके बाद CAA के विरोध एवं समर्थन में जो तर्क दिए जा रहे हैं उसकी बात करेंगे। फिर NPR के विरोध एवं समर्थन में जो तर्क दिए जा रहे हैं उनकी बात होगी। उसके बाद NRC के विरोध एवं समर्थन में तर्क पर चर्चा करेंगे। अगर हम NRC की बात कर रहे हैं तो फिर असम में NRC पर भी बात कर लेंगे, क्योंकि शुरुआत NRC की वहीं से मानी जाती है। उसके बाद जनगणना के अलग अलग पहलुओं की भी बात होगी, क्योंकि CAA, NPR और NRC से कहीं ना कहीं जनगणना भी संबंधित है। और अंत में हम निष्कर्ष आपके सामने रखेंगे। भूमिका। CAA, NPR और NRC को लेकर पूरे देश में काफ़ी विवाद है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसके समर्थन में भी हैं। इसके विरोधी एवं समर्थक दोनों के ही अपने अपने तर्क हैं, लेकिन किस पक्ष का तर्क वास्तविकता के कितना करीब है, यह जानने के लिए CAA, NPR और NRC के सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता है। ऐसे विश्लेषण से इनका मूल्यांकन करना एवं अंतिम राय बनाना सरल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, CAA, NPR एवं NRC पर विस्तार पूर्वक चर्चा से पहले इन्हें संक्षेप में समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं CAA को। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एक संशोधन कानून है जो नागरिकता के संबंध में पहले से चले आ रहे नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन है। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से जाना जाता है। इसके तहत पूर्व के नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्रदान करने के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से अल्पसंख्यक 6 धर्मों के लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी, जो धार्मिक भेदभाव के शिकार हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब NPR के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर NPR क्या है। NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, हिंदी में इसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भी कहते हैं। यह एक डेटाबेस है जिसमें भारत में रहने वाले सभी नागरिकों एवं गैर नागरिकों का बायोमेट्रिक पहचान के साथ विवरण संकलित किया जाएगा। इससे सरकार को योजना का लाभ उचित लाभार्थी तक पहुंचाने एवं नीतिगत निर्णय करने में सहूलियत होगी। NPR में ऐसे गैर नागरिक को भी शामिल किया जाएगा जो कम से कम पिछले 6 महीने से भारत में किसी पते पर रह रहे हों या अगले 6 महीने तक रहने की इच्छा रखते हों। NPR से देश में रहने वाले नागरिकों एवं गैर नागरिकों की पहचान स्पष्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं NRC की। NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, हिंदी में इसे राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर कहते हैं। यह एक डेटाबेस है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिकों का विवरण होगा। इसमें NRI भी शामिल होंगे। NRC का निर्माण NPR के आधार पर ही किया जाएगा।
चूंकि एनपीआर में नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों की सूची होगी, इसलिए एनपीआर से नागरिकों की सूची को सत्यापित कर एनआरसी में शामिल किया जाएगा। एनआरसी भारतीय नागरिकों के लिए नीतिगत निर्णयों में काफ़ी मददगार साबित होगा। अब वीडियो के इस भाग में हम सीएए पर उठ रहे विरोधियों के सवाल और उन पर सरकार के जवाब या फिर समर्थकों के द्वारा दिए गए तर्क की बात करेंगे। यानी सीएए पर विरोध एवं समर्थन में तर्क की बात करने जा रहे हैं हम। विरोधियों द्वारा सीएए के बारे में जो पहला सवाल है वह ये कि सीएए में सिर्फ 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को ही क्यों शामिल किया गया, बाकी पड़ोसी देशों को क्यों नहीं शामिल किया गया। जवाब है, भारत के पड़ोसी देशों में ये 3 देश ही ऐसे हैं जिनका अपना राजधर्म है और इस कारण वहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक भेदभाव के शिकार होते हैं। इन तीनों देशों में इस्लाम को तरजीह दी जाती है और स्वाभाविक रूप से अन्य धर्म के लोग उपेक्षित होते हैं। एक उदार लोकतंत्र होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि पड़ोसी अल्पसंख्यकों को भी स्थान दें। कांग्रेस ने स्वयं इस नीति की मांग की थी। वर्ष 2003 में विपक्ष के नेता मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से मांग की थी कि बांग्लादेश जैसे देशों से प्रताड़ित होकर आ रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने में हमें उदार होना चाहिए। सीएए के विरोध में जो दूसरा सवाल है वो ये कि जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो सिर्फ 6 धर्म के लोगों को ही इसमें शामिल क्यों किया गया, इस्लाम एवं अन्य धर्म के लोगों को भी इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। जवाब है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को सीएए में स्थान दिया गया है। इन देशों में इस्लाम समाज के लोग अल्पसंख्यक नहीं हैं, वे बहुसंख्यक हैं। सीएए में शामिल 6 धर्मों के अतिरिक्त अन्य धर्मों के लोगों की संख्या इन देशों में काफ़ी कम है, जिनकी ओर से कभी नागरिकता के लिए आवेदन भी नहीं आया। इसी कारण उन्हें सीएए में शामिल नहीं किया गया है। सीएए पर विरोधियों द्वारा जो तीसरा सवाल है वो ये कि भारत आने की समय सीमा 31 दिसंबर 2014 तक ही क्यों बनाई गई। सरकार का जवाब है, इस कार्य के लिए कोई ना कोई तिथि तो तय करनी थी। चूंकि एनडीए सरकार 2014 में आ गई थी, इसलिए उसने अपना कर्तव्य समझकर इसी समय सीमा को तय कर दिया। सीएए के विरोध में चौथा सवाल, धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही क्यों शामिल किया गया, जबकि जाति, लिंग, रंग भेद आदि के अल्पसंख्यक भी भेदभाव के शिकार होते हैं। इसका जवाब है, किसी भी कार्य को प्रारंभ किया जाता है तो समय समय पर आवश्यकता अनुसार उसकी प्रणाली में सुधार किया जाता है। एनडीए सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यक से शुरुआत की है। भविष्य में आवश्यकता अनुसार अन्य आधारों पर भी अल्पसंख्यकों के लिए विचार किया जा सकता है। सीएए के विरोध में जो अगला तर्क है वो ये कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन सीएए में धार्मिक आधार पर नागरिकता प्रदान करना समानता के अधिकार के खिलाफ है। सीएए के समर्थन में जो लोग हैं उनका तर्क है, किसी नीति को बनाने के लिए तर्कसंगत वर्गीकरण को असमानता नहीं माना जा सकता है। साथ ही वर्गीकरण में उसके उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं। यदि उद्देश्य किसी प्रताड़ित वर्ग को सुविधा प्रदान कराना हो तो वह समानता के अधिकार का हनन नहीं है। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जो वर्गीकरण के आधार पर ही दिया जाता है। इसे समानता के अधिकार का हनन नहीं माना जा सकता है। सीएए के विरोध में छठा सवाल, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार भारत धर्मनिरपेक्षता को अपनाएगा एवं वह किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा, तो फिर सीएए में इस्लाम के साथ भेदभाव क्यों? सीएए भी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के अनुरूप ही है। भारत की धर्मनिरपेक्षता नकारात्मक न होकर सकारात्मक है, अर्थात भारत सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है। सीएए में सभी धर्मों के अल्पसंख्यक को संरक्षण दिया जा रहा है। संबंधित देशों में इस्लाम अल्पसंख्यक नहीं है, इसलिए वह इसमें शामिल नहीं है।
वीडियो के इस सेक्शन में हम एनपीआर के समर्थन और विरोध में जो तर्क हैं उसकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एनपीआर के विरोध में पहला सवाल, जब पहले से बायोमेट्रिक पहचान के लिए आधार कार्ड की व्यवस्था है तो एनपीआर की आवश्यकता ही क्या है? जवाब है, एनपीआर के लिए नियम एवं प्रक्रियाएं दो कानूनों के आधार पर बनाए गए हैं। पहला, नागरिकता अधिनियम 1955 सीएए 2019 के संशोधनों के साथ, और दूसरा है नागरिकता नियमावली 2003। इसे एनडीए सरकार के कार्यकाल में बनाया गया था। नागरिकता नियमावली 2003 के अनुसार एनपीआर एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसके तहत गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की देखरेख में भारत में रहने वाले सभी रहवरों यानी नागरिक एवं गैर नागरिक का बायोमेट्रिक पहचान के साथ डेटाबेस बनाना है। इस नियम के अधीन पहली बार यूपीए की मनमोहन सरकार द्वारा 2011 की जनगणना से पूर्व 2010 में कराए जा रहे हाउस लिस्टिंग के साथ साथ एनपीआर कराया गया था। उस समय एनपीआर में दर्ज कुछ लोगों को एक कार्ड भी दिया गया था जिसमें लिखा था कि आपकी जानकारी एनपीआर में दर्ज कर ली गई है। बाद में वर्ष 2015 में एनडीए सरकार ने एनपीआर अपडेट कराया। अब जब पुनः 2021 की जनगणना होनी है तो उसके अनिवार्य हिस्से के रूप में अप्रैल सितंबर 2020 में हाउस लिस्टिंग के साथ साथ एनपीआर करवाने का पूर्व निर्धारित नियम है। आधार कार्ड को इसका विकल्प नहीं बनाया जा सकता क्योंकि दोनों के डेटा एवं उद्देश्यों में अंतर है। एनपीआर से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसे 2021 की जनगणना की तैयारी के रूप में लिया जाना चाहिए। प्रत्येक जनगणना से पूर्व एक हाउस लिस्टिंग की जाती है जिसमें देश में सभी आवासीय इमारत एवं ढांचा को पहचान कर उसकी गणना कर ली जाती है। अगले चरण में उन इमारतों में रहने वाले लोगों का विवरण तैयार किया जाता है। एनपीआर का कार्य भी हाउस लिस्टिंग के साथ ही किया जाता है। एनपीआर के विरोध में जो दूसरा तर्क दिया जाता है वो ये कि एनपीआर में इतने विशाल एवं संवेदनशील डेटा की प्राइवेसी नहीं रह जाएगी जिसका दुरुपयोग आतंकी संगठन या दुश्मन देशों द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त डेटा की प्राइवेसी न रहने से लोगों के निजता के अधिकार का भी हनन होगा। इसका जवाब यह है कि एनपीआर समय की जरूरत है। इसके डेटा को डिजिटल रूप में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि नतीजे जल्दी सामने आए। आजकल सभी महत्वपूर्ण डेटा डिजिटल रूप में संरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। एनपीआर के डेटा भी सुरक्षित रूप से संरक्षित किए जाएंगे। एनपीआर के विरोध में तीसरा तर्क है, एनपीआर के बाद एनआरसी बनेगा जिसके आधार पर नागरिकता छिन जाने का डर है। एनपीआर के समर्थन में तर्क यह है कि यह सत्य है कि एनपीआर के आधार पर ही सत्यापन के बाद एनआरसी बनेगा, लेकिन इसमें भारत के नागरिकों की नागरिकता छीनने का आधार नहीं है, बल्कि इससे डेटा का सेपरेशन होगा जिसमें भारत के सभी नागरिकों का डेटाबेस तैयार हो जाएगा। एनपीआर के विरोध में चौथा तर्क है, एनपीआर में जो कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो काफ़ी लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। ऐसे में उनकी नागरिकता छिन जाने का डर है। जवाब यह है कि एनपीआर जब पहली बार 2010 में यूपीए सरकार द्वारा किया गया उसमें 14 तरह के दस्तावेज का विवरण लिया गया था। अब 7 अतिरिक्त दस्तावेजों के विवरण भी लिए जाने का प्रावधान किया गया है जो उपलब्धता के आधार पर एवं ऐच्छिक हैं। इसलिए दस्तावेज के विषय में किसी प्रकार का भय निरर्थक है। हालांकि अपना डेटाबेस मजबूत रखने के लिए अधिकतम दस्तावेज की जानकारी देना उचित होगा। जो 7 नए दस्तावेज के विवरण एनपीआर में शामिल किए गए हैं वे इस प्रकार हैं। माता का जन्म स्थान जो कि देना आवश्यक नहीं है। दूसरा, पिता का जन्म स्थान यह भी देना आवश्यक नहीं है यानी ऐच्छिक है। तीसरा, आधार कार्ड नंबर, इसे भी ऐच्छिक बनाया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के अनुसार बिना किसी की मर्जी के उसके आधार कार्ड के डेटा को आप यूज़ नहीं कर सकते। चौथा, पासपोर्ट नंबर,
अगर किसी का पासपोर्ट नंबर है तभी देना होगा, तो सभी लोग पासपोर्ट का यूज़ नहीं करते, विदेश नहीं जाते, इसलिए यह भी अगर उपलब्ध है तो ही देना है। वोटर कार्ड नंबर देने से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। छठा है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये नंबर देने में भी किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सातवां है मोबाइल नंबर, जो कि आजकल ज़्यादातर लोगों के पास है। तो ये 7 चीज़ें हैं जो कि अतिरिक्त इस डेटा को अपडेट करने के लिए मांगे जा रहे हैं। वीडियो के इस सेक्शन में हम एनआरसी के विरोध एवं समर्थन में जो तर्क दिए जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। एनआरसी के विरोध में जो पहला तर्क है वो ये कि दस्तावेज के अभाव में काफ़ी संख्या में लोग एनआरसी में दर्ज नहीं हो पाएंगे, जिससे उनकी नागरिकता छिन जाएगी और उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। विशेषकर मुस्लिम समुदाय में यह भय ज़्यादा व्यापक है। इसका जवाब है, एनआरसी तैयार करने की पूरी प्रक्रिया नागरिकता नियमावली 2003 में दी गई है। उसे समझ लेने के बाद इस तरह का भय स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। दरअसल एनपीआर तैयार होने के बाद एनआरसी बनाने की प्रक्रिया होगी। उल्लेखनीय है कि एनआरसी के लिए 6 स्तर पर डेटा का सत्यापन एवं दावा आपत्ति का कार्य होगा, जो इस प्रकार हैं। एनआरसी के लिए सबसे पहले लेवल पे यानी सबसे निचले स्तर पर लोकल रजिस्ट्रार होगा। यह स्थानीय स्तर या पंचायत स्तर पर होगा, जिसके अधीन कार्य करने वाले कर्मी एनपीआर के आधार पर डेटा का सत्यापन करेंगे। यदि उन्हें कोई व्यक्ति संदिग्ध लगेगा तो वह लिस्ट में उस व्यक्ति के सामने संदिग्ध लिख देगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को इसकी सूचना दी जाएगी एवं उसे अपनी नागरिकता से संबंधित दस्तावेज जैसे संपत्ति का दस्तावेज या अन्य मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। दस्तावेज उपलब्ध करा देने पर उसका नाम एनआरसी में शामिल कर लिया जाएगा। अंत में लोकल रजिस्ट्रार द्वारा एनआरसी का प्रारूप बनाकर प्रकाशित किया जाएगा। अगर इसमें किसी को आपत्ति होगी तो वह अपना दावा आपत्ति लोकल रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। दावा आपत्ति निराकरण के बाद लोकल रजिस्ट्रार एनआरसी का अंतिम प्रारूप सब डिविजनल रजिस्ट्रार के पास भेजेगा। सब डिविजनल रजिस्ट्रार सब डिवीजन लेवल पर होगा और लोकल रजिस्ट्रार से प्राप्त एनआरसी प्रारूप को समेकित कर दावा आपत्ति के लिए प्रकाशित करेगा। अर्थात सब डिविजनल रजिस्ट्रार के स्तर पर भी दावा आपत्ति का मौका दिया जाएगा। यानी जिन लोगों के द्वारा लोकल रजिस्ट्रार के स्तर पर दावा आपत्ति में चूक हो गई वो सब डिविजनल रजिस्ट्रार के यहाँ अपना दावा आपत्ति कर सकते हैं। तीसरे लेवल पर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होंगे। सभी सब डिविजनल रजिस्ट्रार से प्राप्त एनआरसी को समेकित कर स्टेट रजिस्ट्रार को भेजना डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का काम होगा। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति का दावा आपत्ति प्राप्त होता है तो उस पर सुनवाई कर सुधार के लिए स्टेट रजिस्ट्रार को अपडेशन भी भेजना डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का काम है। कहने का मतलब है कि इस स्तर पर भी दावा आपत्ति का मौका मिलेगा। चौथे स्तर पर स्टेट रजिस्ट्रार है। सभी जिलों से प्राप्त अंतिम रूप से तैयार एनआरसी को समेकित कर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजेगा। और ये पांचवा और अंतिम लेवल है एनआरसी को तैयार करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। वह अंतिम रूप से एनआरसी का प्रकाशन करेगा। अब आपको बता दूं कि एनआरसी के लिए गठित विभिन्न स्तर के प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट रहने पर उच्च न्यायालय में भी अपील का विकल्प दिया गया है। इस प्रकार इतने स्तर पर दावा आपत्ति एवं अपील का अवसर होने से कोई भी वास्तविक नागरिक अपनी नागरिकता सिद्ध करने से नहीं चूकेगा, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो। तो फिर डरने की बात नहीं है। वैसे आगे हम और भी इसके विरोध और समर्थन में तर्क देखते हैं। एनआरसी के विरोध में जो दूसरा तर्क है वो ये कि असम में एनआरसी तैयार करने में हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, तो पूरे देश में तो और भी ज़्यादा खर्च होंगे, जो टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी है। जवाब है, असम का एनआरसी जिस तरीके से तैयार किया गया था पूरे देश में उस तरीके से एनआरसी तैयार नहीं कराया जाएगा। पूरे देश में एनपीआर के डेटा को ही सत्यापित कर एनआरसी तैयार किया जाएगा, जिसमें ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। वीडियो के इस सेक्शन में हम बात करेंगे असम में एनआरसी की।
क्योंकि एनआरसी की शुरुआत असम से ही हुई। असम भारत का ऐसा राज्य है जहां मूल रूप से जनजातियां रहती हैं, लेकिन बाहरी लोगों के आ जाने से तुलनात्मक रूप में उनकी संख्या कम होती गई। इससे वहां की जनजातियों को अपनी संस्कृति के नष्ट होने का खतरा दिखता है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने बाहरी लोगों का असम में आने का विरोध शुरू किया। वर्ष 1980 से 1985 के दौर में यह विरोध चरम पर था, जिसे असम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने असम के लोगों की संस्कृति को संरक्षित करने का भरोसा दिलाया और असम समझौता किया, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। असम समझौता में 3 मुख्य बातें हैं। पहली बात कि वर्ष 1966 से पहले जो लोग असम में आ गए उन्हें नागरिक मान लिया जाएगा। ऐसा भरोसा राजीव गांधी सरकार ने असम के लोगों को दिया। दूसरी जो मुख्य बात है वो ये कि वर्ष 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच जो लोग असम आ गए उनका रजिस्ट्रेशन कर उन्हें पहले 10 वर्षों के लिए रहने की अनुमति दी जाएगी, फिर नागरिकता प्रदान की जाएगी। और तीसरी मुख्य बात कि जो 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए उनको चिन्हित कर वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जाएगा और वापस उनके मूल देश यानी बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। ये समझौता केंद्र में राजीव गांधी सरकार एवं असम की सरकार के बीच हुई थी। असम समझौते के बाद के घटनाक्रम पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। असम समझौता के तहत तत्कालीन असम आंदोलन शांत हो गया। समझौते पर कार्य करने के लिए असम में 1966 से पहले आने वाले लोगों, 1971 तक आने वाले लोगों एवं उसके बाद आने वाले लोगों की पहचान करना आवश्यक था, लेकिन इस दिशा में कार्य करने की गति बहुत धीमी रही, जिसके कारण वर्ष 2013 में उच्चतम न्यायालय को इस मामले में सरकार को निर्देशित करना पड़ा। हालांकि इसके बाद भी कार्य में अपेक्षित प्रगति न देखकर वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 144 का उपयोग करते हुए अपनी निगरानी में असम में एनआरसी का कार्य शुरू करवाया। अगस्त 2019 में असम का एनआरसी तैयार करने के बाद प्रकाशित किया गया, जिसमें चौंकाने वाले 3 बड़े तथ्य सामने आए। पहला तथ्य, 3 करोड़ से अधिक लोगों ने एनआरसी के लिए आवेदन दिया था। दूसरा तथ्य, 19 लाख लोगों का आवेदन अस्वीकृत हुआ, जो उम्मीद से काफ़ी कम था। एनडीए सरकार को उम्मीद थी कि करीब 50 लाख लोग कसौटी पर खड़े नहीं उतर पाएंगे और उनका आवेदन निरस्त हो जाएगा। तीसरा तथ्य, सरकार के अनुमान के विपरीत 19 लाख अस्वीकृत आवेदकों में करीब 12 लाख आवेदक हिंदू थे। असम में एनआरसी की वर्तमान स्थिति क्या है, अब वह भी जानते हैं। एनडीए सरकार ने इसे अपनी असफलता माना और गृह मंत्री श्री अमित शाह ने घोषणा की कि जब पूरे देश में एनआरसी होगा तो असम का भी एनआरसी फिर से करा लिया जाएगा। गृह मंत्री के इस बयान पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। ऐसे में प्रधानमंत्री को यह घोषणा करना पड़ा कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि असम का एनआरसी उच्चतम न्यायालय द्वारा करवाया गया था, हमारे द्वारा नहीं। उधर असम में भी एनडीए की सरकार है जो असम एनआरसी के नतीजों से संतुष्ट नहीं है और उच्चतम न्यायालय में याचिका देकर उसे पुनः जांच करवाने की तैयारी में है। सीएए, एनपीआर और एनआरसी को समझने के बाद वीडियो के इस सेक्शन में हम ये बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का अंतिम रूप से एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ तो फिर उस व्यक्ति के साथ क्या होगा। देश में एनआरसी तैयार होने के बाद यदि किसी का नाम उसमें नहीं होगा तो संबंधित व्यक्ति को रिजेक्शन स्लिप दिया जाएगा, जिसके आधार पर वह फॉरेन ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ उच्च न्यायालय में भी अपील करने का विकल्प है। विरल परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय में भी अपील की जा सकेगी। अंततः भारत की नागरिकता साबित नहीं होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को उसके मूल देश में भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जब तक मूल देश में उसकी वापसी नहीं होती, उसे भारत में ही शरणार्थी शिविर में रखा जाएगा।
उच्चतम न्यायालय के एक निर्देश के अनुसार शरणार्थी शिविर में 3 वर्ष पूरे करने के बाद संबंधित व्यक्ति को 2 भारतीयों द्वारा 1-1 लाख रुपए की जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को नजदीकी थाने में नियमित हाजिरी लगानी होगी। CAA, NPR एवं NRC कहीं ना कहीं जनगणना से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए वीडियो के इस सेक्शन में हम जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण पहलू की भी बात करेंगे। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाने लगी। स्वतंत्रता के बाद जनगणना अधिनियम 1948 बनाया गया, जिसके तहत भारत में जनगणना होती है। 1969 में जन्म एवं मृत्यु अधिनियम भी बनाया गया था। भारत में जनगणना, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन, NPR एवं NRC बनाने की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सेंसस कमिश्नर को दी गई है, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 1931 के बाद पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं हुई। 1931 के बाद पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं हुई। 2011 की जनगणना सामाजिक आर्थिक जनगणना कहलाती है, लेकिन उसके सभी आंकड़ों को सरकार ने अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। UPA की सरकार ने इसके धार्मिक आंकड़ों को जारी नहीं किया था, लेकिन NDA की सरकार ने धार्मिक आंकड़ों को जारी कर दिया। आंकड़ों के अनुसार 1951 में हिंदू की आबादी लगभग 85% थी, जो 2011 में घटकर लगभग 80% हो गई। अब हम निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। उपर्युक्त चर्चा किसी देश के विकास एवं उसकी सुरक्षा के लिए आंकड़ों के महत्व को स्पष्ट करती है। CAA, NPR, NRC, जनगणना आदि सभी आंकड़ों से जुड़े विषय हैं, जिनको नज़रअंदाज करना संभव नहीं है। जहां तक CAA का प्रश्न है, तो उसके सूक्ष्म विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि भाषा के कारण भ्रम एवं भय की स्थिति है। उसमें जिन 6 धर्मों का उल्लेख किया गया है, उसमें शेष धर्मों के अनुयायियों को उपेक्षा एवं भेदभाव का आभास होता है। यदि उल्लिखित 6 धर्मों के स्थान पर संबंधित देशों के धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल होता, तो शेष धर्म के लोग में भ्रम की स्थिति नहीं होती और इसका इतने बड़े स्तर पर विरोध भी नहीं होता। NPR एवं NRC नागरिकता नियमावली 2003 के तहत अनिवार्य हैं। पहले भी इस पर कार्य हो चुके हैं, इसलिए इसे पूरी तरह नई व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि इस संबंध में सही एवं पूरी जानकारी जनमानस तक पहुंचाकर संशय की स्थिति को दूर किया जाए। ये देश की प्रगति में सहायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी की परीक्षा BPSC द्वारा ली जाएगी। उसके सभी पेपर यानी जो सिलेबस हैं उस पर आप एक नज़र डाल लें। उसके लिए ये स्क्रीनशॉट हमने आपके सामने रखा है, आप पॉज करके इसे फिर से देख लें ताकि आपकी तैयारी भटके नहीं और सही दिशा में निरंतर जारी रहे। सफलता की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।